आज हम लोगों को पढ़ना है वान डी ग्राफ जनरेटर। मगर ये वान डी ग्राफ जनरेटर अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हो सकी, क्योंकि अभी हम लोग को और भी कुछ बेसिक बातें जो पिछले क्लास में सीखे थे उससे संबंधित चर्चा करना। याद कीजिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि मान लिया जाए दो गोला है और इस दोनों गोले का जो त्रिज्या है ये अलग अलग। एक गोला आपका बड़ा है और एक गोला छोटा है और दोनों को हम चालक तार से आपस में जोड़ दें। यदि पहले गोले की त्रिज्या R1 है और दूसरे गोले की त्रिज्या R2 है और R1 और R2 यदि अलग अलग है तो इक्विलिब्रियम में दोनों में उपस्थित आवेश की मात्रा अलग अलग। मान लीजिए हम इसमें आवेश दिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, तो जो बड़ा गोला है उसमें आवेश ज्यादा रहेगा और जो छोटा गोला है उसमें आवेश कम रहेगा। ये पहली बात। और जो बड़े बड़े गोले के निकट जो विद्युत बल रेखाओं को दिखाएंगे वो कुछ इस तरह से है। देखिए ये स्थिति है। आप इस बात को देख सकते हैं कि जब आवेश बड़े गोले के पास में आवेश की मात्रा अधिक Q1 अधिक है, किससे? Q2 से। हम यहां लिखेंगे R1 ग्रेटर देन R2। बोलो दिख रहा है कि नहीं? यस। इसके बाद Q1 बड़े गोले में आवेश की मात्रा अधिक रहेगी, ये कल चर्चा हुई है। Q1 ग्रेटर देन Q2। मगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में क्या देखे थे? किसी को याद नहीं है? सर सिग्मा 2 सिग्मा 2 अधिक है। सिग्मा 2 अधिक। अब यदि सिग्मा 2 अधिक है तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 बटे एप्सिलॉन जी और यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 बटे एप्सिलॉन जी। ठीक, अब बताइए कौन अधिक? E2 अधिक होगा। E1 इज लेस देन E2। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा आते हैं इधर। एक शब्द है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसका हिंदी होता है परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य पढ़ने के पहले थोड़ा सा चर्चा करेंगे कुछ मूल बात कि भाई परावैद्युत होता क्या है। बताइए परावैद्युत क्या होता है? सर कुछ अलग, जिसमें कि विद्युत बल रेखाएं कुछ पार हो जाती है और कुछ नहीं। बढ़िया। कुचालक। कुचालक पदार्थ कैसे पदार्थ होते हैं? सर परावैद्युत पदार्थ सर एक विशेष प्रकार का कुचालक पदार्थ होता है जिसमें सर वध इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का आवागमन नहीं होता है सर।
कुचालक पदार्थ किसको कहते हैं? जिसमें करंट पार नहीं होता। कुचालक मतलब जिससे आवेश का प्रवाह नहीं। अच्छा, क्या होता है ऐसे पदार्थों में जिसकी वजह से इसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है? सर इसमें बंद इलेक्ट्रॉन पाया जाता है सर, बंद इलेक्ट्रॉन। सर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। इसमें बद्ध इलेक्ट्रॉन होता है, मगर यहाँ खाली स्थान में क्या लिखेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसमें बद्ध इलेक्ट्रॉन होता है मगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन रहने से क्या होता? आवेश का प्रवाह हो। तो बद्ध इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन में अंतर क्या होता है? बद्ध इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन में अंतर क्या होता है? सर बद्ध इलेक्ट्रॉन सर वो जो होता है सर वो केंद्र से वह मतलब प्रभावित रहता है सर, वो केंद्र के चारों ओर रहता है, वह केंद्र से बाहर नहीं जा पाता। केंद्र नहीं, वृत्ताकार पथ में घूमते रहता है। यस। अपने एटम को नहीं छोड़ता है, अपने नाभिक से जुड़ा रहता है, ये हमेशा वृत्ताकार पथ में घूमे। तो ये है आपका बद्ध इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये बद्ध इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं बना? बद्ध इलेक्ट्रॉन को नाभिक, हाँ बोलो सर, बंद है क्योंकि सर उस एटम में और नाभिक मतलब इलेक्ट्रॉन में सर दोनों में फोर्स बहुत ज्यादा होता है, ये लोग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं सर। बद्ध इलेक्ट्रॉन को नाभिक प्रबल बल से पकड़ता है, इसको जोर से पकड़ता है। बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु वगैरह में, उसमें नाभिक उतना जोर से नहीं पकड़ता, इसलिए उस बाह्यतम कक्षा के एक दो इलेक्ट्रॉन को धातु छोड़ देता है। मगर जो बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन का कहानी यही है कि बद्ध इलेक्ट्रॉन एटम उसको छोड़ता ही नहीं, और जब एटम उसको छोड़ता ही नहीं तो वो गोल गोल उसके नाभिक में जुड़ा है। मगर क्या ये कभी भी बाहर नहीं निकल सकता है? यदि हम इसको फोर्स लगा करके निकालने का कोशिश करें तो कहता है क्यों ना ऐसा करो, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाओ। और जब बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, तो क्या होगा? तो यहाँ पे मान लीजिए बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, बाह्य विद्युत क्षेत्र है ये वाला जो दिखा रहे हैं। अब इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एटम जो कि नाभिक के चारों ओर घूम रहा था, ये अब इलेक्ट्रॉन जो अपने नाभिक के चारों ओर घूम रहा था, ये अब अपने एटम को छोड़ दे? जी हाँ, ये छोड़ देता है। तो आप देखिए कि ये जो एटम है, इलेक्ट्रॉन है, ये अपने एटम को छोड़ देगा। यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र, प्रबल विद्युत क्षेत्र हम लगाए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहां लगा दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। यदि प्रबल विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, यदि प्रबल विद्युत क्षेत्र, प्रबल मतलब साधारण नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग, ऐसे नहीं कि कहीं भी एक तो तार के पास उलझ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग। यदि प्रबल विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तब बद्ध इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ देता है। मतलब जो बंधा हुआ है, जिसको तुम कहे कि न्यूक्लियस उसको बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से खींच रहा है, मगर उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाने का तुम जुगाड़ कर दिए, तो बेचारा छोड़ देगा। जहां उसको ज्यादा बल महसूस होगा उधर उस तरफ चला जाएगा। यदि प्रबल विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तब इलेक्ट्रॉन, बद्ध इलेक्ट्रॉन अपने एटम का त्याग कर देता, ये अपने एटम का त्याग कर देता। यदि प्रबल विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तब बद्ध इलेक्ट्रॉन अपने एटम का त्याग कर देता। अच्छा, यदि बद्ध इलेक्ट्रॉन अपने एटम का त्याग कर देगा तो क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, तब वो मुक्त हो जाएगा, अपने एटम को छोड़ दिया। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन बनने वाले पदार्थ जिसमें कि इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, वैसे पदार्थ फिर कैसे पदार्थ हो जाते हैं? चालक पदार्थ। चालक पदार्थ। और चालक पदार्थ का क्या गुण होता है? सर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसमें आसानी से प्रवाह होने लगता है, आसानी से उसमें आवेश का प्रभाव होने लगता है। जैसे वो मुक्त इलेक्ट्रॉन बन गया ढेर सारा,
तो जैसे उस एटम में सब छूटना शुरू किया तो वो चालक हो जाता है। तो देखो होता ये है कि जितने भी कुचालक पदार्थ होते हैं वो एक सीमा तक ही कुचालक रह पाते हैं, मगर आप बहुत स्ट्रांग उसको सपोर्ट कर दिए, बहुत स्ट्रांग फोर्स उसको लगा दिए, तो वैसे स्थिति में वो कुचालक सुचालक नहीं बन पा। मतलब कि जब कोई कुचालक पदार्थ उसको बहुत 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 प्रबल विद्युत क्षेत्र में रख दोगे तो वो कुचालक नहीं रह जाता है, वो सुचालक बन जाता है। तो यहाँ पे एक पद है, वह है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, परावैद्युत सामर्थ्य। तो ये परावैद्युत सामर्थ्य का मतलब क्या हुआ कि किसी भी पदार्थ में अधिकतम कितना विद्युत क्षेत्र रखने की, बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, उससे ज्यादा तुम विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दोगे तो वो अपना गुण ही खो देगा। परावैद्युत पदार्थ का गुण है कि वो कुचालक की तरह व्यवहार करे। आप सोचिए कि एक धातु का तार है, तो मान लीजिए कि एक धातु का तार है, ये धातु का तार है। इस धातु के तार के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लास्टिक का कवर लगा, ये है कॉपर का तार और ये जो है ये है प्लास्टिक कवर। बोलिए ये चीज पहले देखे हैं कि नहीं आप लोग? यस सर। तो ये हम लोग जानते हैं कि ये प्लास्टिक का उसके ऊपर कवर लगाया। अच्छा, प्लास्टिक का कवर क्यों लगाया जाता है? सर प्लास्टिक का कवर सर कुचालक पदार्थ होता है और सर ये जो तार होता है सर ये सुचालक होता है, करंट न लग जाए सर, यही कारण से करंट नहीं लग जाए, बड़ा सही बात है। या दो तो यदि कॉपर का तार है और दोनों से करंट जा रहा है तो शॉर्ट सर्किट नहीं हो, दोनों नंगा हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्यों? तो बताओ कॉपर के तार का महत्व है कि वो करंट पास करता है। अच्छा, प्लास्टिक के तार का महत्व कुछ है कि नहीं? प्लास्टिक के कवर का कुछ महत्व है कि नहीं? यस सर। यस सर, उसका महत्व है। संभव कॉपर के तार से ज्यादा महत्व प्लास्टिक के कवर का है, क्योंकि वो सुरक्षा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वही तो विद्युत रोधी होता है सर, क्योंकि वो विद्युत रोधी होता है। अच्छा, अब सोचो यदि ये प्लास्टिक का कवर अपना काम नहीं करे, प्लास्टिक में करंट पास होने से रोक लेता है, नए काम करे, हम लोग गलती से उसको छू दें और उससे करंट पास हो जाए, तो ये डेंजरस बात है कि नहीं? जाने जाने वाला बात हुआ कि नहीं? यस सर। जी सर। तो इसका मतलब है कि हमारा जो कुचालक पदार्थ होना चाहिए वो अपना काम करे। अब कुचालक पदार्थ भी सुरक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। तो ये जो परावैद्युत सामर्थ्य जो शब्द हम देख रहे हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसका मतलब ये है कि किसी भी पदार्थ को कितना तुम मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए और वो बर्दाश्त कर, तो वो उसका परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ऐसा संभव है कि वो बेचारा जो है सो क्या कहते हैं, अपना बद्ध इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाए तो गड़बड़ा जाएगा। तो ऐसे में हम लिखते हैं किसी पदार्थ वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र, परावैद्युत सामर्थ्य की परिभाषा, वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ अपने परावैद्युत गुण का त्याग किए बिना बर्दाश्त कर लेता है। वो मैक्सिमम कितना वोल्टेज, कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को वो बर्दाश्त कर लेता है, ये महत्वपूर्ण है। जितना वो मैक्सिमम को सस्टेन कर सकेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच ए डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कैन सस्टेन बिफोर इट्स डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, मतलब खराब होने पर, तो वो कहलाता है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, परावैद्युत सामर्थ्य। इसी को कहते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ अपने परावैद्युत गुण का त्याग किए बिना बर्दाश्त, ये है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और ये हर एक पदार्थ का होता है, किसी पदार्थ का कम या किसी पदार्थ का ज्यादा, अलग अलग भी। तो देखिए हवा के बारे में क्वेश्चन है। अच्छा बताओ, हवा सुचालक है कि कुचालक है? कुचालक। सुनाई नहीं दिया। कुचालक। हवा अलग है सर। कुचालक
बगल में बिजली का नंगा तार है, पोल से बिजली गुजर रहा है, नंगा तार या दो तो तार है, एक दूसरे के समानांतर जा रहा है, दोनों तार कॉपर का या लोहा का ही तार है, एल्युमिनियम का ही तार है, जो है उससे करंट पास कर रहे हैं। तो दोनों तार के बीच में हवा है, और हवा होने की वजह से शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, हवा कुछ अलग। हम खड़े हैं, बगल में बिजली का नंगा तार ही जा रहा है, हम उसको छुए नहीं तो हमको करंट नहीं मारेगा। तो नहीं छूने का मतलब है तार और मेरे बीच में हवा है, तो हवा भी कुछ अलग पदार्थ है। तो जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, परावैद्युत सामर्थ्य है, ये वास्तव में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू, वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जो ये बर्दाश्त कर पाता है, वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जो आप इसमें लगाओगे और ये बर्दाश्त कर लिया, यानी कि विद्युत क्षेत्र लगाए और वो भी अपना गुण को बरकरार रखा, वो उसका परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ अपने परावैद्युत गुण का त्याग किए बिना बर्दाश्त कर ले, और उससे ज्यादा करोगे तो बेचारा बर्दाश्त नहीं करेगा, वो जो है सो करंट पास होने लगेगा, तुमको करंट लग। तो हवा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है जी? विद्युत क्षेत्र का यूनिट क्या होता है सर? न्यूटन पर कूलम होता है सर। न्यूटन पर कूलम। पर कूलम सर। बहुत बढ़िया। एक तो और यूनिट होता है, कोई बता सकता है? यस सर, वोल्ट पर मीटर। ये बहुत बढ़िया। एक न्यूटन पर कूलम है और एक वोल्ट पर। हवा का जो वैल्यू है परावैद्युत स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, ये है हवा का परावैद्युत सामर्थ्य कितना होगा। तो लिखेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्स किसका? एयर का 8 लाख वोल्ट पर मीटर होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ले लिए सर। ले लिए सर। अभी जो बात हम बताए इसमें किसी को कोई समस्या है? नो सर। नो सर। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर कितना लिखे? 8 लाख वोल्ट पर मीटर। 8 लाख वोल्ट पर मीटर। बढ़िया। एक काम करते हैं, मीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे, कितना होगा? और तो बोलेगा मीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे सर 8 × 10⁸ वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मिलीमीटर। ध्यान दो, तुम लोग क्वेश्चनवा नहीं पूछते हो। हम कहे मीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे, नीचे में मीटर है, इसको लिखें 1000 मिलीमीटर। यस। अरे कोई बोलो, क्लास में ये तो विद्यार्थी बोलेगा, बाकी बोलने करेगा। यस सर, यस सर। अरे इतना जरा सा तो बोल दोगे तो हमको भी जो संतोष होगा। शकल तो तुम लोग ऐसे भी नहीं देख रहे हैं, सो रहा है, झूठ रहा है। नहीं सर, जहाँ मीटर है वहां पे मीटर, हम जो पूछे उसका सटीक जवाब हमको कोई नहीं देता। हम तो मीटर को मिलीमीटर में बदले। तुमको एक बार में बोलना होगा, सर जहाँ मीटर है उसको 1000 मिलीमीटर कर दो, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, इतने, इससे बेसी नहीं। अब देखो, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर का मान अब हम लिख रहे हैं 800 वोल्ट पर मिलीमीटर। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब है कि मान लो एक तार है और इसमें करंट पास हो रहा है, इसमें करंट पास हो रहा है, नंगा तार है, इसमें करंट पास हो, और यदि करंट पास हो रहा है और इस वायर का वोल्टेज है 800 वोल्ट। हम लोगों के घर में जो बिजली आता है 200 वोल्ट आता है, ये 800 वोल्ट, और इसको हम छुएंगे, एक आदमी इसको छुएगा। तो जब तुम छूने जा रहे हो कोई चीज से, अभी देखो, अभी छुआ है कि गैप है? देखो तो जरा ध्यान से जूम करके देखो। गैप है सर, गैप है सर, गैप है। अब मान लो ये आदमी जमीन पे है लेकिन गैप है। अब ये जो गैप है, ये गैप कितना है, ये महत्वपूर्ण है। यदि ये गैप बहुत कम हो जाए तो रिस्क है। क्या लगता है कितना कम हो जाए तो रिस्क है? 1 मिलीमीटर सर। 1 मिलीमीटर। समझो इस बात को, इसको फील करो। पहला कॉमन चीज है कि बिजली का तार से वोल्टेज जा रहा है 800 वोल्ट, और जो हम जमीन से सटे हुए हैं तो मेरा वोल्टेज है 0। हमेशा जो जमीन से सटा होता है उसका वोल्टेज 0 होता है, क्योंकि 0 वोल्ट मेरे शरीर से
ये मान लो लोहा है, लोहा है, लेकिन हम छुए नहीं है, गैप है। मगर यदि ये गैप 1 मिलीमीटर से कम है तब डेंजर है। क्यों? क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, हवा का परावैद्युत सामर्थ्य है 800 वोल्ट प्रति मिलीमीटर। माने यदि 1 मिलीमीटर के गैप में तुम 800 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे तो क्या होगा? हवा में जो बद्ध इलेक्ट्रॉन है वो छूट जाएंगे और हवा में मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? करंट को पास होने देगा और हवा में चिनगारी के रूप में विद्युत आवेश का प्रवाह होगा। बोलो चिनगारी तो देखे हो? यस सर, देखें। देखे हैं। तो भैया ये लोहे का छड़ तथा बिजली का तार का गैप तो है, यदि 1 मिलीमीटर से कम हो जाए, लोहे का तार तथा लोहे का छड़ तथा बिजली का तार का गैप यदि 1 मिलीमीटर से कम हो जाए तब उस गैप का हवा में डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है। ये डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाने का मतलब कि जो बद्ध इलेक्ट्रॉन है वो अपने एटम का त्याग करता है। हम लोग पिछला ही पिक्चर में देखे कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यदि लग जाए तो ये इलेक्ट्रॉन जो बद्ध था वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज, जब बाहर निकल जाता है किसी को डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। लोहे का छड़ तथा बिजली का तार का गैप यदि 1 मिलीमीटर से कम हो जाए तब उस गैप का हवा में तथा हवा, अब जब डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया तो उसका एक मकसद था। क्या मकसद था? कि भाई तुम्हारा काम है करंट को लगने से बचाना, मगर अब वो ऐसा नहीं हुआ। वो आदमी तो सोच रहा है कि हम लोहा बिजली का तार को छुए नहीं, मगर उसके बावजूद भी छुए बिना भी हवा फेल कर गया, अपना काम जो करना चाहिए था वो नहीं हुआ, तथा हवा का बद्ध इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाता है तथा हवा से चिनगारी के रूप में विद्युत धारा का प्रवाह। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक, आप ध्यान दीजिए। अच्छा ये बताइए, आप लोग ऐसा कभी व्हाट्सएप में ऐसा कोई वीडियो देखे हो क्या कि कोई लड़का रेल के ट्रेन के सर देखें। हाँ, ट्रेन के डब्बा चढ़ गया और बिजली का तरवा छुआ गया उससे, या छुबो नहीं किया और उसको करंट मार दिया और जल गया, मर गया। देखे हो क्या ऐसा? यस सर। हाँ सर, देखे हैं सर। सर वीडियो में देखे, एक आध को विद्यार्थी जरूर देखे हो। तो जरा यस सर देखे हैं। हाँ सर देखे हैं सर। अच्छा ये बताओ, वो तार छुआ था हाथ से कि बिना छूले उसके पासे गया और खत्म हो गया? बिना छूले से खत्म हो गया। छुआ भी नहीं, हाथवा उसके पासे गया था कि उड़ गया? आपको पता है रेलवे का जो तार है उसमें कितना वोल्टेज का बिजली गुजरता है? 25,000 वोल्ट। 25,000। ये चीज आप एकदम सही बोले, 25,000। अच्छा यदि ये 25,000 वोल्ट है तो लड़कवा जो अपना हाथ रखा है कितना डिस्टेंस पे रखा होगा कि वो जो है सो बिना छुए जल गया? ठीक, तो राजकिशोर, अजीत दोनों, अजीत ठाकुर, अजीत यादव दोनों, अब फिर भव्यम, अब फिर अमन, अब फिर अंकित, फिर सिकंदर, ये सब का करेक्ट आंसर आ गया। यथा ये लोग दे दिया, लेकिन एक को लड़की लोग नहीं दे पाई, पता नहीं कहाँ ध्यान है सबका। कितना गैप था जी? 1.25 देखो ऐसे लिखते हैं, 800 वोल्ट रहने पर 1 मिलीमीटर का स्पार्क होता है। अच्छा तो कहेगा 1 वोल्ट रहने पर कम होगा, वोल्टेज घटेगा तो चिंगारी छोटा, 1/800 मिलीमीटर का स्पार्क होता है। और यदि 25,000 वोल्ट है तब 1/800
गुना 25,000 मिलीमीटर का चिनगारी होगा। अब देखो ये 25,000 मिलीमीटर यहाँ काटो, 1 2 0 यहाँ काट दिए, बच गया रहा 250। 8 को 250 से भाग दो, 8 तिया 24। उसके बाद जो एक बचा, एक के बाद 0 आ गया तो हो गया 10। अब लिखो 8 का 8 दशमलव 10 दिए तो 2 जो है सो तुम्हारा शेष रहा। दशमलव के बाद 1 0 दिए, दशमलव से 1 0 हो गया तो 2 हो गया 20। 8 दूनी 16, फिर 4 बचा, 1 0 आकर के 16 पचे, ये 8 पचे 40 से कट गया। सो भैया आंसर आ गया 31.25 मिलीमीटर। चाहो तो लिख सकते हो 3.125 सेंटीमीटर। बोलो बचवा रेल का तार, बिजली वाला तार छुआ था क्या? नहीं सर। नहीं सर। उसको छूने का मौका लगा क्या? नहीं सर। नहीं भैया, 3 सेंटीमीटर बहुत होता है। देखो एक कलम है मेरे हाथ में, रुको, देखो मेरे हाथ में कोई सामान है, इसका साइज 3 सेंटीमीटर है। इतना बड़ा गैप था, छुआ नहीं था, वो जल गया। बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। इतना बड़ा गैप था, मेरे चेहरा पे तुम देख करके अंदाज लगा सकते हो साइज का। इतना बड़ा गैप था, छुए भी ना, वो जल गया। उसको छूने का मौका नहीं लगेगा, आप कभी नहीं छू सकता है, क्योंकि जहां पे गया उसके बाद वो छुएगा क्या? वो तो खट से जल जाएगा। कितना वोल्टेज है उसका तो अंदाज लगाओ, 25,000 वोल्ट। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए सर। ठीक है, आगे बढ़े। 1 मीटर का चिंगारी के लिए आवश्यक वोल्टेज कितना होगा? 8 लाख वोल्टेज। 8 लाख सर। कोई कुछ और बोलेगा? 8 लाख सर। 8 लाख वोल्टेज सर। 8 लाख वोल्टेज कैसे हुआ जी? लो, अब कोई जवाब नहीं। एक तो बच्चा बोल दिया, बाकी सब भी बोल दिया। कोई बोलेगा 8 लाख कैसे आया? देख लो हालत क्लास का। सर हाँ 800 है सर, 800 मिलीमीटर होता है सर। अगर 8 लाख वोल्टेज होता है तो 1 मीटर में होता है उतना सर। पीछे हम किए थे ना सर। तो सर कहने का मतलब है कि अगर 1 मिलीमीटर का गैप रहता है, हाँ, तो 800 वोल्टेज होता है सर। तो 1 मीटर का गैप है तो 1/10 के पावर -3 मिलीमीटर हुआ सर। तो उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में सर। तो 8 के पावर 5 प्लस 3। अच्छा चलो तुमरे बतवा लिख देते हैं, सबको ध्यान। 1 मिलीमीटर का गैप के लिए जरूरी वोल्टेज 800 वोल्ट। तो एक काम करते हैं, 1000 से गुना कर देते हैं दोनों तरफ। 1000 मिलीमीटर का गैप के लिए बड़ा गैप है तो तुमको बड़ा वोल्टेज चाहिए, और तब जो होगा वो हो जाएगा 800 गुना 1000, तो ये हो जाएगा 8 लाख। और 1000 मिलीमीटर का मतलब हो गया 1 मीटर। 1 मीटर का गैप के लिए जरूरी वोल्टेज आपका 8 लाख वोल्ट। लेकिन इसको व्याख्या करना होगा, बोल नहीं पाते हो तुम, दिखता है हमको। ठीक, अब जो है सो क्या कहते हैं, हम इसमें आगे बढ़ेंगे। हमको यदि 4 लाख वोल्ट का तार है तो कितना लंबा चिंगारी जाएगा? हाफ मीटर से। हाफ मीटर, या दूसरे शब्दों में 50 सेंटीमीटर। क्या लगता है 4 लाख वोल्ट होता है क्या कहीं? नहीं जानते हैं सर। नहीं जानते अभी तो सर। ठीक है, हम बता रहे हैं। ये जो पावर सप्लाई होता है कहीं पे भी, एक स्थान से दूसरे स्थान में जो पावर का सप्लाई होता है, एक शहर से दूसरे शहर, जो बहुत बड़ा बड़ा जो पोलवा सब लगा रहता है, शहर में पावर सप्लाई होता है, वह 4 लाख वोल्ट में होता है। जैसे मान लो कारखाना है जहां बिजली का उत्पादन हो रहा है, और उस बिजली का उत्पादन जिस कारखाना में हो रहा है वहां से देवघर में डाबर ग्राम में मान लो बिजली पहुंचा,
या देवघर कॉलेज में जहाँ पे स्विच यार्ड है, जहाँ बिजली का ये होता है मेन, जहाँ पे सप्लाई होता है, जहाँ से पूरे शहर, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो कहीं पे एक कारखाना है, ये एक जगह है जहाँ कारखाना है। चलो हम थोड़ा फिगर जैसा चीज बनाने की कोशिश करते हैं कि एक कारखाना है जहां से बिजली का उत्पादन हो रहा है। मान लिए ये बिजली का कारखाना है, बिजली उत्पादन जैसे भी होता है हमको नहीं पता है, चलो मान लिए बिजली का उत्पादन, और यहाँ पे कोई शहर है, तो बिजली उत्पादन और शहर के बीच में 100-200 किलोमीटर का दूरी होगा। देवघर से 50-60 किलोमीटर के आसपास में, 150 किलोमीटर के आसपास में कोई बिजली का कारखाना नहीं है जहां बिजली का उत्पादन होता है। और यहाँ पे जैसे मान लो शहर है आपका देवघर, अपना देवघर, और यहाँ पे डाबर ग्राम है, डाबर इंडिया लिमिटेड, जहां से फैक्ट्री भी था डाबर ग्राम। यहीं पे है स्विच यार्ड, मतलब यहीं पे सबका बिजली पहले पहुंचता है। तो डाबर ग्राम में आप लोग देखते होंगे ढेर सारा इस तरह का पोल वगैरह है। जब जसीडी, देवघर से जसीडी जाते हो तो रास्ते में डाबर ग्राम पड़ता है, कुछ लोग जरूर देखे भी। हाँ सर। अब वहां पे जो है सो क्या कहते हैं, ढेर सारा पोल है और इसमें जो है सो तार पहुंचता है, बिजली का तार यहाँ से पहुंचता है। किसी भी तरीके से बिजली होगा और इस तार को हम लोग पहुंचाते हैं। ये जो तार पहुंचता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये बहुत ऊंचे ऊंचे पोल के मदद से पहुंचता है और इसमें जो वोल्टेज रहता है आपका, ये रहता है 4 लाख। कभी कभी देखते हुए गांव में खेत उत के ऊपर से बहुत बड़ा बड़ा पोल सब गुजरता है, देखे हो क्या? बड़का पोल, खूब ऊंचाई पे तार रहता है, उसका तार साधारण तुम मतलब कि उसको छूने का सोच नहीं सकता है, बहुत ऊंचाई पे, मगर वो 4 लाख वोल्ट होता है। मतलब उसको भी, उसमें तुम आधा मीटर के डिस्टेंस पे रहोगे वो तुमको जला देगा, वो इतना खतरनाक चीज वो भी है। लेकिन उसको इतना ऊंचाई पे रखवे करते हैं कि वैसा नौबते नहीं आता है, बहुत बड़ा ऊंचाई का मामला है। तो ये हो गया 4 लाख वोल्ट का इसमें जो है सो सप्लाई। अच्छा ठीक, अब थोड़ा और रियल लाइफ सिनेरियो की बात करते हैं। और अब हम बात करते हैं कि इमेजिन करो एक स्थिति कि हमको चाहिए 1 किलोमीटर लंबा चिंगारी। कितना चिंगारी चाहिए? 1 किलोमीटर लंबा। हाँ, 1 किलोमीटर लंबा चिंगारी चाहिए, या इसको स्पार्क कहें। कितना वोल्टेज होना चाहिए? 80 करोड़। 80 करोड़। हमको मिल गया एक आंसर। कोई बोला 80 करोड़, और 8 गुना 10⁸ आने की उतनी। क्या किए भाई? 1000 से गुना कर दिए सर 8 लाख में। 8 लाख को 1000 से गुना कर, एकदम सही बात। 1 मीटर का चिंगारी के लिए 8 लाख। यस सर। हमको चाहिए 1000 मीटर, 1000 मीटर के लिए 8 लाख को 1000 से और गुना कर दो, इतना वोल्ट चाहिए। तो ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये हो गया 80 करोड़। अच्छा, कोई बोलेगा 5 किलोमीटर लंबा चाहिए चिंगारी, तब कितना हो जाएगा जी? 5 से गुना कर देंगे सर 8 करोड़ से और गुना कर देंगे 400 करोड़ हो जाएगा सर। 400 करोड़ हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 5 किलोमीटर के लिए 80 गुना 5 बराबर 400 करोड़ वोल्ट। तुमको कि सर काहे हवाबाजी कर रहे हैं, ऐसा होता है क्या? यही बोलोगे? कोई कुछ बोलिए नहीं रहा है। क्या बोले? हम बोले इतना हाई वोल्टेज का काम कहीं जरूरत पड़ता है क्या? 5 किलोमीटर लंबा चिंगारी हो सकता है क्या? नहीं सर। हम लोग को क्या सुनना हो सर? 5 किलोमीटर लंबा चिंगारी होता है क्या? चलो हम बोले आंसर होता है, सोचो कैसे होगा? कैसे होगा सर? वो सोचना होगा तुमको, नहीं पता चला? नहीं सर, आप ही बता दीजिए। हम तो बतेबे करेंगे लास्ट में। वज्रपात, ये जो वज्रपात होता है ये कभी कभी बादल बहुत ऊंचाई पे भी,
जमीन से बहुत ऊंचाई पे, सामान्यतया 1 किलोमीटर 500 मीटर के ऊंचाई से गिरता है, मगर सामान्यतया कभी कभी 5 किलोमीटर ऊंचा चिंगारी हो जाता है। अब 5 किलोमीटर से बादल सीधे बिजली चमकता है। अब 5 किलोमीटर लंबा चिंगारी होता है। अरे चिंगारी होता होगा ना जी, आसमान से जब बादल से जमीन पर बिजली गिरता है तो यस यस सर। तो जब बादल से जमीन पर बिजली कड़कता है या वज्रपात होता है, तो ये वज्रपात का लंबाई ऐसा होता है, धरती में ऐसे बहुत जगह का हिस्सा है जहां ये वज्रपात का लंबाई जो है ना 5 किलोमीटर तक हो जाता है। 5 किलोमीटर तक हो जाता है। सामान्यतः ये राजस्थान के प्लेन मैदान में होता है, पहाड़ी वाड़ी क्षेत्र में इतना ऊंचा नहीं होता है। हम लोग के क्षेत्र में भी 500 मीटर 600 मीटर 1-8 किलोमीटर तक हम लोग भी बादल का बिजली का जो है सो कड़कने का चिंगारी देख सकते हैं। सोचो चिंगारिया ऊपर से नीचे दिखता है कि नहीं, जो चमका जी सर। करके। यस तो सर। जो चिंगारी का लंबाई सोचो क्या होता है। कहता है कि ये जो चिंगारी का लंबाई है वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ले 5 किलोमीटर तक हो सकता है। अब सोचो 5 किलोमीटर कितना बड़ा संख्या है, कितना बड़ा वैल्यू। और वो चिंगारी यदि किसी पे गिर गया तो कितना वोल्ट गिरा रे? 400 करोड़। 400 करोड़ वोल्ट सर। 25 लाख वोल्ट वाला नजारा तो तुम लोग यूट्यूब में देख लिया है। यस सर। तो 400 करोड़ में के बचेगा फिर कोई? राख हो जाएगा सर। वही होता जब उतना ऊंचा चिंगारी होगा। साधारण 500 मीटर वाला भी जो चिंगारी है वो चिंगारी क्या साधारण होता है? हम लोगों के यहाँ आम जो बिजली गिरता है 200 मीटर 100 मीटर 500 मीटर, 500 मीटर कम होता है। जो ठनका गिरता है तो खत्म कर देता है। नो सर। खत्म हो गया, कुछ नहीं। तो आप इस बात को समझिए कि कितना जबरदस्त चीज है ये। चलिए यस सर। हम लोग अब वापस आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिए सर। वापस आते हैं हम लोग पहला पेज पे, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, और इसको आगे कंटिन्यू करें। क्या तो गोला दिख रहा है? 2 सर। 2 गोला दिख रहा है आपको, बहुत बढ़िया। क्या दोनों गोला में आवेश की मात्रा समान है? नहीं सर, समान नहीं। नहीं सर। अच्छा, दोनों गोला के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है? नहीं सर। नहीं। कहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है? दूसरे नंबर गोला। जो गोला दूसरे गोला पर, छोटा गोला पर। छोटे गोले के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम ये गोला और भी छोटा कर दें। तो जब तुम और छोटा कर दोगे गोला, तो खुद सोचो कि अब जब ये गोला छोटा करोगे तो इसमें आवेश की मात्रा तो कम हो जाए। इसको तुम तार से जोड़ो, आवेश की मात्रा तो इसमें कम ही रहे, मगर क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक रहेगी कि कम रहेगी? अधिक सर। अधिक किससे अधिक? दूसरे गोले किससे अधिक? जो छोटा वाला है सर, छोटा वाला से भी अधिक। ये चीज जान जाना कि जो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बार हम बात कर रहे हैं, इस बार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और भी अधिक हो जाए। बोलिए, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो बना देते हैं। गोला जैसे जैसे छोटा होता जाएगा और ये सभी यदि आपस में संपर्क में हैं, तो इसके पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो और भी ज्यादा अधिक हो जाए। क्यों? क्योंकि ये गोला मेरा छोटा है। बोलिए, समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा छोटा गोला होते जा रहा है उसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ता जा रहा है। ये बात आप जान लो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यहाँ पे सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है। तो एक ऐसी स्थिति तो आ ही सकती है कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ते बढ़ते इस क्षेत्र में, यहाँ पे एक क्षेत्र आप कल्पना करो कि इस पूरे क्षेत्र में
ये क्षेत्र, इसको ऐसे दिखाते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में यहाँ पे सब जगह विद्युत बल रेखाओं का घनत्व इतना हो जाए कि ये हवा के परावैद्युत सामर्थ्य को छू जाए। बोलो बात समझ में आ रहा है? परावैद्युत सामर्थ्य का मतलब क्या हुआ? उसके आसपास में चिंगारी उत्पन्न हो जाए। बोलो चिंगारी उत्पन्न कर सकता है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे बल रेखाओं का घनत्व तो बहुत ज्यादा हो गया। ये जो क्षेत्र है आपका, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपका बल रेखाओं का घनत्व तो बहुत ज्यादा हो गया। दिख रहा है? यस सर। कोई कुछ बोलता ही नहीं है। हाँ सर घनत्व तो ज्यादा हो गया। जब आप छोटे गोले के निकट में जाओगे, यहाँ पे उस जगह इस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाओं का घनत्व बहुत ज्यादा, और यदि विद्युत बल रेखाओं का घनत्व ज्यादा हो गया तो यहाँ पे संभव है कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 800 वोल्ट प्रति मिलीमीटर के करीब हो, तो यहाँ पे चिंगारी उत्पन्न होने की संभावना है। देखो रियल लाइफ में ऐसा 3 गोला को तो तार से नहीं सटाते हैं, मगर ऐसा कुछ होता है वास्तविक जिंदगी में कि एक ही धातु है, एक ही वस्तु है, और वो धातु का शेप कुछ इस तरह से ऐसा। तो इस धातु का ये जो आप शेप देख रहे हो, ये वास्तव में आप इसको कई गोलों के मिलने से बना मान सकते। आप देख सकते हैं कैसे ये कई गोलों के मिलने से बना है। कुछ गोला छोटा आपको दिखेगा, कई गोला है जो आपस में सटा हुआ है, ये सटा हुआ है, कई गोलों के मिलने से बना हुआ है। देख सकते हैं कोई भी इस तरह का जब सतह रहता है तो हम इसको कई गोलों के मिलने से बना हुआ मान लेते हैं। बोलो समझ में आ रहा है? यस है सर। तो ये धातु का एक वस्तु, मगर ये धातु का एक वस्तु को हम दिखा रहे हैं कि ये वास्तव में कई गोलों के मिलने से बना है। देख रहे हो? हम इसको पूरा भर देंगे, लेकिन जरा सोचो कि जहां नुकीला पोर्शन है वहां का गोला का आकार बड़ा है कि छोटा है? देखो तो ध्यान से। छोटा है। आप इस बात को समझिए कि हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी जो ऐसा नुकीला सतह से बना हुआ वस्तु है, ये भी गोलों के ही मिलने से बना है, मगर यहाँ पे जो गोला है, यहाँ बड़ा गोला है, यहाँ बड़ा गोला है, और ये जो नुकीला हिस्सा है, ये नुकीला हिस्सा, तो नुकीला हिस्सा के पास छोटा गोला है। तो अब गौर करो, जब ये अत्यंत छोटा गोला है यहाँ पे, और ये सब तो एक के धातु है, यानी कि सब आपस में तार से जुड़ा है, सभी का विभव समान होगा, क्योंकि ये सभी समविभवी पृष्ठ बनाते हैं। तरवा से जोड़े थे तो सबका वोल्टेज बराबर किए थे ना जी, याद आ रहा है? यस। सबका वोल्टेज बराबर किए थे हम लोग, और जब इस सब का वोल्टेज हम लोग बराबर किए थे तो हम लोग ये देखे थे कि जो छोटा गोला है उसके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, और जो बड़ा गोला है उसके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। बोलो यस और नो? इसको हम तार से जोड़ के दिखाएं। अब भैया तार से जोड़ के नहीं दिखाएंगे, हम कहे एक तो धातु है, और ये धातु है जिसमें एक नुकीला हिस्सा है, कोई एक धातु का वस्तु है। अब हम क्या करेंगे, इस धातु के वस्तु को आवेश दे देंगे, धन आवेश। तो ज्यादा आवेश कहाँ रहेगा, बड़ा गोला की तरफ कि छोटा गोला की तरफ? छोटा गोला के बड़ा गोला के पास ज्यादा आवेश बड़ा गोला के पास रहेगा, मगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर ज्यादा रहेगी, बड़े के पास कि छोटे के पास? छोटे के पास। छोटे के पास। छोटे के पास, ये ध्यान रखिए। तो यदि हम फिर से विद्युत बल रेखाओं के वजह को बनाएंगे इस बार, तो इस बार विद्युत बल रेखाओं को देखिए कैसा बन रहा है। बोलिए क्या समझ में आया?
सर जैसे जैसे गोला छोटा होते जा रहा है सर, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी बढ़ता जा रहा है। हाँ, अच्छा तो कहाँ पे सबसे ज्यादा घनत्व है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? सर नुकीला क्षेत्र। अच्छा यदि नुकीला क्षेत्र में विद्युत बल रेखाओं का घनत्व सबसे ज्यादा है तो यहाँ पे हमको किस चीज का अब डर लग रहा है कि ये जो विद्युत क्षेत्र है इसका मान यदि तुम्हारा 800 वोल्ट से बेसी हो गया तब, वोल्ट पर मिलीमीटर से बेसी हो गया तब क्या हो जाएगा? यहाँ चिंगारी उत्पन्न हो जाएगा सर, चिंगारी या स्पार्क हो जाएगा। ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। कोई बिजली का उपकरण है, बिजली के उपकरण में कोई नुकीला हिस्सा है, उस नुकीला हिस्सा के पास कभी कभी तुमको छुआ जाता है तो करंट मार देता है। कभी ऐसा हुआ है क्या जी? हाँ सर। यस सर। नुकीला हिस्सा के पास में यदि तुम बिजली का कोई भी सामान है, नोक टोक जैसा है, उसमें उस जगह छुआ है, तुमको लगा करंट है, फिर तुम छुए करंट नहीं लगा, नुकीला हिस्सा में छूने के बाद करंट लगता है। बोलो अभी कभी ऐसा हुआ है? यस सर। यस सर। सच्चाई तो ये है कि वहां तुम छुए भी नहीं थे, सटे भी नहीं थे पूरी तरह से, हल्का सा सटे हो गए कि करंट भाग गया साइन से तुम्हारे दिल। यस क्योंकि वहां पे हवा का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ खत्म हो गया, वहां पे इतना प्रबल विद्युत क्षेत्र बन गया नुकीला हिस्सा में कि हवा जो है सो काम करना बंद कर दिया। बोलो बात समझ में आता है कि नहीं? तो विद्युत के उपकरणों में नुकीला क्षेत्र नहीं बनाया जाता है, क्योंकि यदि नुकीला हिस्सा बना दिए कहीं पे भी तो उस जगह आपको करंट मारेगा। ये चीज आपको जान लेना है कि यहाँ पे करंट मारेगा। अतः हम पाते हैं कि विद्युत उपकरणों में नुकीला हिस्सा बनाते हैं। इसमें नुकीला हिस्सा नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि यदि नुकीला हिस्सा बना दिए तो संभावना है कि उस जगह आपको करंट मारे, क्योंकि ऐसा करने पर, बोलिए समझ में आ रहा है मामला? यस सर। विद्युत उपकरणों में करंट लगने की संभावना होती है ऐसी स्थिति में, यहाँ पे करंट मार देगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक। अच्छा चलो अब यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं।